क्या हो गया? देखा आपने, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। ठीक, आगे लिखिएगा। उसमें पूरा हो गया था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बता दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हो गया था। क्या लिखा था? हेडिंग कर लीजिए, लोग नहीं रहे होंगे बेटा। इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव, इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। ठीक, चलिए लास्ट में आपने कर लिया था उससे पहले कि डिफरेंट टाइप के होते हैं साउंड वेव में। आपको इंटरफेरेंस बतानी थी कि अगर दो साउंड आपकी जनरेट हो रही हैं तो उस केस में वो कैसे आपस में इंटरफेयर करेंगे, किसी पोजीशन पे इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो क्या केस क्या होता है। थोड़ा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे हम लोग बेटा जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो, खासकर जो स्ट्रिंग बेस आपकी हैं, जैसे वायलिन, गिटार, सितार, आप देखते होंगे जब स्ट्रिंग पे वाइब्रेशन हम लोग डेवलप करते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, तो जब वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी, यानी स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, वो उसके देखो जितने भी हमारे कैसे स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो नीचे एक बॉक्स, एयर बॉक्स बना होता है। ठीक, जैसे आप ढोलक बजाते हो ना, तो ढोलक के अंदर क्या ऐसा खाली एक लेयर बना के आप ढोलक नहीं बजा सकते हैं, बजेगा भाई? एक लेयर केवल ऐसे बना दिया और ऐसे आप पारा किया तो क्या आवाज आएगी? तो उसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेशन डेवलप की जाती है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी जब उसके अंदर जो एयर बॉक्स के अंदर एक कॉलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या करती हैं, मैच करती हैं, तब जाके प्रॉपर साउंड सुनाई पड़ता है। अगर आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा तो आपको एक क्या, जैसे एक तो आपने ट्यूनिंग फॉर्क का किया होगा, अगर कराया गया होगा तो जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं, और किसमें एक पाइप होता है जिसमें लिक्विड भर के अलग अलग डिफरेंट लेवल पे हम उसको वाइब्रेट करते हैं, तो जब उसके लिक्विड लेवल की जो फ्रीक्वेंसी उसकी वजह से आपकी है, लिक्विड कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है और जो आपका क्या हो रहा है वाइब्रेशन, जो ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन डेवलप कर रहे हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, तब जाके आपको प्रॉपर साउंड सुनाई पड़ता है। इसी तरह से जब हम लोग कोई भी वायलिन या गिटार, सितार इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो जब वाइब्रेशन जो आप डेवलप करते हो ना, स्ट्रिंग पे वाइब्रेट करते हैं, उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो उसके एयर बॉक्स है उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर जब मैच करता है, तब प्रॉपर आपको साउंड सुनाई पड़ता है। इसी तरह से ढोलक, तबला जो भी बजाते हैं, जब उसके जो आपका क्या स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे जो हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो जो स्क्रीन से आपकी फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन डेवलप करते हैं, वो उस एयर बॉक्स जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आपकी एयर की होगी वो मैच करेगी, तब प्रॉपर साउंड आपको सुनाई पड़ता है। तो मतलब ये हो गया कि इंटरफेयर कर रहे हैं, दोनों क्या हो रही हैं, जब उनके बीच में इंटरफेरेंस प्रॉपर आपका हो रहा है तब तो आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। अगर इंटरफेरेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में साउंड आपको प्रॉपरली सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक, तो साउंड कब सुनाई पड़ेगा नहीं सुनाई पड़ेगा वो उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं, हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा इंटरफेरेंस इन किसमें, साउंड वेव। ठीक, तो लिखिएगा व्हेन टू वेव्स ऑफ, हेडिंग कर लिया ना, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, ठीक ना। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी
comma same wavelength and same velocity, two waves of same frequency, comma same wavelength and same velocity moves in the same direction, moves in the same direction, then their superposition results in the interference, तो उनके सुपरपोजिशन से आपका इंटरफेरेंस फेनोमेना शो करेगा, ठीक। रिजल्ट्स इन द इंटरफेरेंस, ओके, रिजल्ट्स इन द इंटरफेरेंस। नेक्स्ट आंसर लिखिएगा, ड्यू टू इंटरफेरेंस the resultant intensity of sound at a point is different from the sum of intensity due to each wave separately, अलग अलग जो इनकी इंटेंसिटी होंगी उससे कैसा होगा, डिफरेंट होता है बेटा, हो गया। ईच वेव सेपरेटली, अलग अलग जो उनके वेव की इंटेंसिटी है उसके अलग, उससे जो आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस से जो आपको मिलेगा इंटेंसिटी वो डिफरेंट होता है। अब कंडीशन होता है, आपको उसने बताया था बेटा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। तो लिखिए आगे नेक्स्ट लाइन से, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देख लिए, इंटरफेरेंस आर ऑफ कितने टाइप का, 2 टाइप्स। इंटरफेरेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव CONSTRUCTIVE कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकेंड हो जाएगा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक। अभी आगे डिस्कस किया जाएगा अलग अलग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को। फिलहाल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में आपके होंगे, और डिस्ट्रक्टिव होगा जो अपोजिट फेज में होंगे तो उस केस में क्या करेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो बेटा, दोनों कंडीशन में अगर वो आइडियल कंडीशन है तो बोला जाता है एनर्जी जो आपकी होगी वो रिमेन्स सेम रहती है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एनर्जी टोटल जो आपकी होगी, ठीक है, क्या इंटरफेरेंस से पहले वेव की टोटल एनर्जी इंटरफेरेंस के बाद वेव की टोटल एनर्जी के बराबर होता है, केवल डिफरेंसेस क्या आएंगे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होगा उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम सभी लोग के जेब में पॉकेट में जितने पैसे टोटल हैं, ठीक, अब सभी का कलेक्ट करके फिर से क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो हो सकता है जिसके पास कम हो उसको ज्यादा मिल जाए, जिसके पास ज्यादा हो उसका कम हो जाए। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं बाद में तो जिसके पास ज्यादा रहा होगा उसका कम हो जाएगा, जिसके पास कम रहा होगा उसका ज्यादा हो जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं रहा होगा उसका फायदा ही फायदा है ना। तो कंडीशन क्या हुआ, मतलब टोटल के अगर अमाउंट किया जाए जितना पहले होगा अलग अलग, ठीक, बटने के बाद फिर टोटल किया जाए तो क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो कंडीशन बोला जाता है इंटरफेरेंस फेनोमेना बेटा, एनर्जी की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, उसका वनली क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो आपकी एनर्जी पहले थी वो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती, बढ़ जाती, बट टोटल वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो कलर पेन से नोट कर लीजिए यार लगा के, इन इंटरफेरेंस energy is
इन इंटरफेरेंस एनर्जी इज नाइदर created nor interference energy is neither created nor destroyed, but it is redistributed. Energy is neither created nor destroyed, but it is redistributed. हो गया। इट इज क्या होता है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट ना तो क्या करेगा, क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मींस पूरे इंटरफेरेंस फेनोमेना में एनर्जी रिमेन्स कंजर्व होती है। हम आइडियल मान के करते हैं बेटा, आइडियल कंसीडर किया जाता है कि एनर्जी की वैल्यू रिमेन्स क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी, तो उसका केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा। आगे पॉइंट ऐसे बना लो, अगर दो मान लो गिवन है वेव्स आपको, और उनके आपके क्या वेवलेंथ्स आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं, ठीक, तो नीचे लिख लीजिएगा, लेट एट ए गिवन पॉइंट टू वेव्स, किसी पॉइंट पर अगर दो वेव बेटा, टू वेव्स अराइव्स, ARRIVES, arrives with phase difference phi, and the phase difference and the equations of these waves are given by, न्यूमेरिकल बनता है बेटा, ठीक, गिवन बाई, लिखिएगा, अगर दो वेव है बेटा वो आपस में क्या है, ठीक है, किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, और उनके लिए जो रिलेशन दिया गया है, y, पहले मान लो y1 लेते हैं, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा y2 की वैल्यू जो है वो a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना, फाई लिखा है ना फेज, तो प्लस आपका फाई हो गया, यानी कि एक का a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारा बेटा फाई है। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया पहले का y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे का y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब प्लस फाई हो सकता है, माइनस फाई हो सकता है, डिफरेंस जब बोला जाएगा तो कोई भी लीड और कोई लैग कर सकता है, क्योंकि डिस्क्राइब नहीं है, बट इसके इसमें हम जनरली क्या लीड दिखा लेते हैं, बट वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे एक आ जाए 1 6 इंच दूसरे से बड़ा है, तो भाई दूसरा चेंज क्या होगा, छोटा होगा, तो कोई भी उसमें से डिफरेंस चेंज मालूम है, ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो किसी अगर नहीं इंडिकेटेड, किसी को बड़ा किसी को छोटा हम ले सकते हैं, ठीक। बट अगर कह दिया जाता है कि कौन y2 वाला जो है फेज फाई लीडिंग है, तब उस केस में यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर इंडिकेट कर दिया जाए कौन लीड कर रहा है उसमें, तो उस केस में बेटा पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, बट अगर लीड नहीं आपको ऐसा डिस्क्राइब्ड है तो वो कोई भी पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं, बट जनरल वे में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा, y1 की वैल्यू इतनी होगी, y2 की वैल्यू। अब अगर ये बेटा दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे अगर अप्लाई किया जाए, तो नेट आपका जो वैल्यू होगी y की वैल्यू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 के बराबर हो जाएगा। तो नीचे इसके लिखने के बाद लिखिएगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखिए, वेक्टर y इक्वल टू हो जाएगा, जब ऐसे करेंगे तो वेक्टर सम करेंगे बेटा, अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं, कैसा करेंगे आप, वेक्टर सम करेंगे। और y1 की वैल्यू अभी लिखा हमने a1 साइन ओमेगा टी, y2 का वैल्यू लिखा है a2 क्या साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर a1 और a2 जब हम लोग रिजल्टेंट कैपिटल A के टर्म में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई की जगह पे हम लोग ले लेंगे किसका, कैपिटल A, नेट एम्पलीट्यूड जो आपका हो जाएगा, और जो आपका उनके बीच में फेज था, फेज को हम लोग दिखा रहे थे साइन ओमेगा टी प्लस फाई,
तो इसी को अगर आप इंडिकेट करेंगे बेटा, y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं y1 प्लस y2 और इनकी वैल्यू पुट कर दिया जाए तो a1 साइन ओमेगा टी बेटा, दूसरा है कितना a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई, ये ओमेगा टी है बेटा, ओमेगा टी प्लस पाई। अगर इसी की वैल्यू इन दोनों के जो रिजल्टेंट वैल्यू को हम लोग कैपिटल ए से किससे रिप्रेजेंट कर ले, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लिए, ए कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैपिटल ए की वैल्यू होगी वो अगर दो वेव है उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है तो रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं बेटा इस टर्म में, याद रखिएगा, इक्वेशन टिक कर लीजिएगा, कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यहाँ पे आप लिख लेंगे वेयर कैपिटल ए नेट एम्पलीट्यूड ले लेते बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कास पाई के बराबर हो जाता है। 2a1 a2 क्या हो जाएगा, कास पाई के बराबर होगा। ठीक, और पहले आपको बताया था जो इंटेंसिटी होता है किसी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है बेटा उससे किसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई की जो वैल्यू होगी वो किसके होगा, प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया बेटा, ए स्क्वायर के हो गया। तो यहाँ से आप दिखाएंगे ना, तो अगर उसी को हम लोग क्या इंटेंसिटी के टर्म में लेते हैं तो नीचे लिखिएगा। अच्छा, अगर इसमें से रिजल्टेंट जो मान लो हमारा एम्पलीट्यूड मिल रहा है और a1 और a2 के बीच में अगर फेज की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, फेज की बात, यानी फेज डिफरेंस जो रिजल्टेंट के साथ आपका किसी एक का मान लो नीचे a1 ले लिया दूसरा a2 ले लिया, उनका रिजल्टेंट ये है। अगर इसी को ऐसे दिखा दिया जाए, मान लो ये a1 है ये a2 है, अब ये पर एक मिनट आप नॉर्मली भी ले सकते हैं बेटा, मान लो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या हमने तो पहले इनिशियल फेज पाई लिया था तो पाई आप दिखा सकते हो। तो उस केस में पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम लोग a1 a2 जनरल ले लेते हैं और इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है ना ये ए से दिखा ले रहे हैं बेटा, किससे दिखा रहे हैं हम लोग, ए से रिप्रेजेंट कर ले मान लो। रिजल्टेंट जो वैल्यू आपका है वो ए से हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये a1 है a2 है, रिजल्टेंट वैल्यू हमारा a है, इसके साथ में अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, टोटल फेज हमारा दोनों के बीच का कितना था, पाई था। दोनों आपस में जो वेव थे उनके बीच का नेट जो वैल्यू हमने इनिशियली लिखा था पाई था, और मान लो आपका जो रिजल्टेंट आपका है वो पहले वाले के साथ में कितना बना रहा है, a1 बना रहा है, सॉरी थीटा एंगल बना रहा है। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, a2 sin थीटा अपान a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो उसको हम लोग वहां से ब्रेक करके, जैसे यहाँ से अगर तोड़ना चाहते हैं बेटा, इसको ब्रेक कर दिया जाए, कंपोनेंट इधर तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा sin थीटा और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना, cos के टर्म में। तो वहां से रख के हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे होगा। अगर आप इसको ब्रेक कर लेते हैं, मान लो a2 वाले कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो अगर बेटा ये वाला यहाँ से पाई है तो देखो इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एक इधर हो जाएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू जो होगी a2 है और ये हमारा तो एंगल कितना था, ये पूरा फाई है, ये फाई है, तो ये हो जाएगा a2 साइन फाई और इधर वाला कंपोनेंट होगा a2 क्या। अब ये टोटल जो आपका एंगल बन रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे tan, अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसका, tan थीटा की, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर आएगा बेटा a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कितना, cos पाई के बराबर हो जाएगा। ये फाई है बेटा, ये इरेजर को लाइन
A1 प्लस A2 cos फाई के बराबर होगा। ठीक, तो ये चीज आपकी होती है। यहाँ से अगर tan फाई रिजल्टेंट आप निकालोगे तो वैल्यू क्या होता है। अब हमें निकालना था इंटेंसिटी। मैं चाहे नोट कर लीजिएगा, कई बार यहाँ पे भी डिजाइन किया गया क्वेश्चन, लेकिन डायग्राम बना के तब नोट करिएगा। डायग्राम बना लीजिए तभी आपका यहाँ से क्लियर हो पाएगा ये वैल्यू। ये हमारा था A1, ये हो गया A2, तो A1 ठीक, और ये हो गया हमारा A2, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने, ये रिजल्टेंट वैल्यू है A, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू, इन दोनों का A है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट के साथ थीटा क्या होगा निकाल लेते हैं। हो गया, नोट हो गया। जल्दी करो बेटा। बोले लिखना। सिंस इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी वेव की होती है बेटा, इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक, यानी कि ये स्क्वायर के बराबर होगा। एम्पलीट्यूड के क्या होता है बेटा, स्क्वायर के बराबर होता है। अब जब ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है तो मान लो अगर एक वेव हमारा उसका एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे वाले वेव की एम्पलीट्यूड मान लो कितना है आपका A2 है, तो उस केस में अगर दोनों का रेशियो निकाला, न्यूमेरिकल को पूछा जाता है, अभी आगे बता रहे हैं, तो उस केस में अगर एक वेव का क्या एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड A2 था, तो उनका अगर रेशियो आपको निकालना कितना होगा, तो A1 I1 अपन I2 की वैल्यू A1 स्क्वायर अपन A2 स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है बेटा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और हम लोगों ने दो इनिशियली वेव लिया, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है। अरे भाई y इक्वल टू क्या लिखा था, y1 की वैल्यू, देखो पीछे भी लिखा था y1 इक्वल टू A1 sin ओमेगा t, y2 की वैल्यू हमने ये लिया था। तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, दोनों इनके एम्पलीट्यूड हैं, इनके क्या है, एम्पलीट्यूड हैं। तो उस केस में जब आप दिखाओगे बेटा तो यहां से आपका हो जाएगा, सो I1 अपान I2 अगर लिखेंगे ना तो कितना आएगा बेटा, A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, या A1 अपान A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर लिख लीजिए इंडिविजुअली, या A1 अपान A2 का क्या कर लीजिए आप, होल स्क्वायर कर लीजिए। तो इस केस में अगर हम दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहिए तो इंडिविजुअल वेव का इंटेंसिटी इसके बेस पे निकाल लोगे, लेकिन अगर रिजल्टेंट निकालना चाहे, और रिजल्टेंट हम लोगों ने एम्पलीट्यूड क्या निकाला था, अभी देखो पीछे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे लिख देते हैं यार। A की वैल्यू लिखा था अंडर रूट कितना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कितना, cos फाई, ये लिखा था आपने। अब यहाँ पे चूंकि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर के है, तो अगर इसे हम लोग इंटेंसिटी के टर्म में लेना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, तो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट क्या एम्पलीट्यूड है, ये हमारा बेटा रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेव का ये है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू आपकी होगी आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या, आई की जो वैल्यू होगी ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, इसके हैं। तो यहाँ पे इसे क्वेश्चन में अगर रखेंगे हम लोग, इसे क्वेश्चन में बेटा रखोगे तो आई इक्वल टू, देखो यहाँ से इसका स्क्वायर पूरे का कर दो, पूरे का क्या करिए आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट की वैल्यू क्या होगी आपकी हट जाएगी। जब रूट की वैल्यू हट जाएगी, हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को दिक्कत होगा। अरे यार ये इस फॉर्म में किसने कर दिया यार, फॉर्मेट इसका चेंजिंग कहाँ से बेटा, लीनियर फॉर्म वाला कहाँ चला गया बेटा इसका, हाँ सेटिंग पता नहीं इसकी कहाँ से यार। चलो देखो, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगी निकालने के लिए इसकी, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 इंटू कॉस फाइव। इस टर्म में इसको स्क्वायर कर लिया तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर हुआ तो राइट साइड का रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं हम लोग क्या, आई, तो आई इक्वल टू होगा बेटा i1 प्लस i2 प्लस 2। अब देखो i1 a1 a2 है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा रूट में, यानी कि या तो ए स्क्वायर होता तो आई लिख लेते हैं, तो ए है बेटा तो रूट i1 रूट i2, तो ये हो जाएगा बेटा रूट i1 इंटू रूट i2, या सिंपली कह रहे रूट i1 i2 इंटू कितना cos फाइव। दो चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, रूट केवल इन्हीं का है, आगे तक मत लगा दीजिएगा, गलती से क्या होता है वो लाइन आगे ड्रा हो जाता है। तो कॉस पे रूट नहीं है, रूट केवल i1 i2 पे है, ठीक। तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी वेव की होगी, अगर प्रोपोगेशन इस तरह से हो रहा है, दो वेव हैं, तो उस केस में आई की वैल्यू रिजल्टेंट होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 इंटू cos फाइव, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर दो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनता है बेटा इस फार्मूले में। अटेंडेंस हो गया बेटा सबका, पीछे पास कर दो बेटा उधर पाउट। हो गया, चलिए लिखिए आगे। अब आता है बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, दो टाइप में हम लोग बांट लेते हैं। अब एक टर्म आता है कंस्ट्रक्टिव का, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। न्यूमेरिकल भी डिजाइन होता है, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये है कि अब उसको थोड़ा सा लिखाना पड़ेगा, या तो चार्ट वाइज लिखा दें या तो फिर जो है आप करके तो आते नहीं हो। पिछला दिया गया था, कितने लोग किए थे, लिखने के वाक्य दिया गया था, कितने लोगों ने किया था, बाकी भैया हैं जो हम लोग करते हैं यही करते हैं, घर पे कुछ नहीं है ना, ठीक, मौका ही नहीं मिला होगा। क्यों जी, आज का लगन का मौसम भी है, एक दिन पार्टी करते हैं, 4 दिन सोते हैं फिर, है ना। चलो देखो लिखिए तब। अब इसको अलग है क्योंकि पूछे जाते बार बार क्वेश्चन इस पॉइंट पे, तो इसलिए लिख लीजिए, लिखिए, नहीं तो बाद में कहेंगे सर जी तो पढ़ाई ही नहीं थे इसको, हमारे कॉपियां मुहैया नहीं है, हाँ? यहीं से क्वेश्चन आ गया,
हाँ अभी अभी अब हो जाए, उसी बना मिला के क्वेश्चन बनता है। तो लिखिए 2 कॉलम टाइप का बना ले, या ऐसे कर ले बेटा डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पॉइंट बनाओ, डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले कॉलम में लिखो बेटा कंस्ट्रक्टिव, होगा पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे कॉलम में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सुनो, क्योंकि हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं बेटा, ये साउंड के लिए भी या कोई भी वेव के फॉर्म में जिसका प्रोपगेशन हो रहा है वहां पे हम लोग यूज करते हैं, बट स्पेशली हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं साउंड वेव की। तो बोला क्या जाता है, अगर किसी भी पॉइंट पे दोनों वेव सेम फेज में मिलते हैं, किसमें सेम फेज में हो बेटा, जब सेम फेज में होंगे तो उस कंडीशन में नेट इंटेंसिटी जुड़ जाती है, और जुड़ जाती है तो उस केस में हमारा क्या कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे पॉइंट्स पे जो साउंड होगी वो मैक्सिमम सुना क्या होगा आपको, साउंड आपका ऑब्जर्व होगा, यानी कि जो साउंड है वो क्या होगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको, और क्लियरली साउंड सुनाई पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल कुछ किया होगा, किसी ने किया था बेटा साउंड पे प्रैक्टिकल, किसी के यहाँ हुआ था? हाँ किया था, क्या कौन सा किया था? टेलीफॉक का किया था। तो देखो वहां पे क्या होता है कि जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं बेटा ना, जब वाइब्रेट करते हैं तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करती है उस समय साउंड सबसे क्लियर सुनाई पड़ता है, उस समय उसकी क्लियरिटी साउंड की जो होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब किसी भी पॉइंट पे जो आपका क्या है दोनों वेव्स हैं जिनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है वो सेम फेज में हो। सेम फेज मतलब एक ही कला में एक ही डायरेक्शन में मिले, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब डिस्ट्रक्टिव वाले कंडीशन में होंगी, अपोजिट फेज में होंगी, तो उस समय साउंड सबसे कैसा होगा, मिनिमम सुनाई पड़ेगा आपको, और वहां पे मिनिमम सुनाई पड़ सकता है या इवन आपका जीरो हो सकता है। अगर दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी सेम हो और अपोजिट फेज में है तो नेट वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, जीरो मिल जाएगी। तो लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव में व्हेन द, दो कॉलम बनाया आपने कंस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव, पहले कॉलम में लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव में फर्स्ट पॉइंट व्हेन द waves meet at, when the waves meet a point, when the wave meet at a point, meet a point with the same phase, with the same अंडरलाइन कर लेना बेटा, with the same phase एक ही कला में, with the same phase constructive interference is obtained, constructive interference is obtained at that point, constructive interference is obtained at that point, constructive interference is obtained at that point। दूसरा लिखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखना when the waves meet a point, when the waves meet a point with opposite phase, with opposite phase, देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस is obtained at that point, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस is obtained at that point, तो उस पॉइंट पे बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, और वहीं चाहे आप लिख लेंगे जहां पे डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है वहां मिनिमम साउंड होगा, क्या होगा, मिनिमम, वही ब्रैकेट में लिख लो, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तब स्पेशली साउंड के लिए हो जाएगा, मतलब साउंड वहां पे मिनिमम हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रक्टिव में, और कंस्ट्रक्टिव वहीं ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम साउंड।
कंस्ट्रक्टिव में बेटा लिख लो, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उन पॉइंट्स पे जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस कंडीशन में आपको साउंड मैक्सिमम होगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऐसे पॉइंट्स पे साउंड क्या होगा, मिनिमम। नींद आ रही है? रात में पार्टी हुई है? तब कैसे हो रही है बेटा? ठीक, आंख को जबरदस्ती क्या खुल रही है, दिमाग बंद हो जा रहा है। हाँ चलो ठीक, तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। दूसरा पॉइंट लिखिए कंस्ट्रक्टिव में, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव में, फेज डिफरेंस बिटवीन द आप टाइम नहीं देखे थे क्या सर? टाइम नहीं देखे थे? अच्छा एडमिट कार्ड निकाल लेते। ग्रेजुएशन का एग्जाम देना कल से, तो 11 से है। चलिए, कितने लोग ग्रेजुएशन वाले हैं? बीएससी एमएससी पीएचडी सब एक साथ कर रहा है। तो अरे बेटा वो तुम्हारे मित्र है ना, क्या करोगे यार, मौके पे तो कभी तुम्हें वो परेशान करता तुम उसे करते हो। हाँ, दोनों ऐसे ही हैं। चलो देखो, देखिए फेज डिफरेंस बिटवीन, कंस्ट्रक्टिव में लिख रहे हैं बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो जब कंस्ट्रक्टिव होगा बेटा तो आपको बोला गया सेम फेज में होना चाहिए ना। अब जरा समझना यार, सेम फेज का मतलब या तो फाई की वैल्यू बेटा 0 हो जाए, क्या हो, फेज से दोनों 0 हो। दूसरी तरह से आपको समझा देते हैं, जैसे ये साइक्लिक है ना, एक साइकिल घूमने पे 2 पाई रेडियन आप घूमते हो, कितना, एक साइकिल 2 पाई। तो मान लिया जाए बेटा यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या दोनों वेव इस पॉइंट पे जहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं या तो सेम फेज इसी में हो, ठीक, यानी उनके बीच फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक वाला यहाँ हो दूसरा वाला घूम के फिर से दोबारा यहाँ आया हो, एक वाला वहीं पे हो दूसरा वाला एक चक्कर लगा के वहां पे दोबारा आ चुका हो, तभी हमें वहां तो सेम मिलेगा ना। तो कंडीशन अगर एक चक्कर लगा लिया है तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन और उसने घूम चुका है, ठीक। अगर एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, और ऐसे ऐसे n चक्कर लगाया तो 2 पाई इंटू n, यानी कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों पॉइंट का जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आइदर 0 और 2 पाई इंटू n होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएगी, 1 2 3 4 एक नंबर हो गया, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी मत ले लेना 2 पाई n ओमेगा मार देना, यहाँ ओमेगा नहीं है, n है कितनी साइकिल उसने कंप्लीट किया, टाइम कोई बाउंडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक, कितना साइकिल उसने कंप्लीट किया है, तो उस केस में यानी एक नंबर हो गया। तो फेज डिफरेंस जो आपका होगा ये या तो 0 हो या तो 2 पाई n के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब उस कंडीशन में वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाया जाएगा। तो क्या लिखा आपने बेटा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो फाई इक्वल टू 0 और 2 पाई n, ये समझते क्या है ना भाई, एक ही साइकिल अगर घूमा है तो 2 पाई हो जाएगा, 2 साइकिल घुमा होगा 2 पाई 2 2 4 पाई हो जाएगा, 3 घूम चुका होगा तो 6 पाई हो जाएगा, ठीक। उसमें लिखिए डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए जी, यहाँ पे फेज डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई2 90 होता सर, पाई 180। अरे भाई एक इधर है, अपोजिट कब कहते हैं बेटा, जब एक इधर जा रहा हो एक इधर हो तो दूसरा वाला किधर हो, इधर हो, तो अपोजिट है ना। तो उस केस में अपोजिट फेजेस तब मिलते हैं जब हमारा फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, यानी पाई बाई क्या, पाई के बराबर हो, या इसी को n के टर्म में लिखेंगे तो 2n-1 इंटू पाई के बराबर हो, n की वैल्यू भाई 1 2 3 जो भी आपका है, ठीक। तो लिख लीजिएगा इसमें डिस्ट्रक्टिव, वहां पे क्या लिखा था बेटा, फेज डिफरेंस लिखा था, तो लिख लीजिए फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स at the point of observation, phase difference between waves at the point of observation
एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिएगा फाई इक्वल टू 180 180 यानी पाई, मैं क्या लिखिए पाई ओ आर आर, पाई की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव में होना चाहिए पाई यानी 180 डिग्री आर 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू ये -1 है बेटा, 2n-1 इंटू पाई। ठीक, अब n की वैल्यू अगर 1 रखोगे, n की वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 यानी पाई के बराबर आगे इसके बराबर हो गया। 2 रखोगे 2 2 जा 4, 4 -1 है 3 पाई हो जाएगा। अगर आप 3 रखेंगे तो 5 पाई हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 7 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से रख के हम लोग फाइंड कर लेते हैं कब डिस्ट्रक्टिव होगा। बेसिकली जो पूछा जाता है वो 0 एंड क्या पाई वाला कंडीशन बनाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें डीप में जाते हैं तो वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे होगा। ठीक तो ये हो गया बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव में लिखिएगा पाथ डिफरेंस बिटवीन द waves at the point of observation, path difference between the waves at the point of observation at the point of observation लिखिएगा डेल्टा की जो वैल्यू आपकी होती है पाथ डिफरेंस बेटा डेल्टा इक्वल टू n इंटू लेमडा हम लोग लिखते हैं बेटा। लिखिएगा डेल्टा इक्वल टू कितना n इंटू लेमडा लिख लीजिएगा, n इंटू लेमडा। तो ये होता है आपका इवन मल्टीपल लेमडा बाई 2 का आप लेते हैं n लेमडा कह लेते हैं बेटा। और जब हम लोग किसमें डिस्ट्रक्टिव वाले में लेंगे तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 हो जाता है। ठीक, या वहां पे एक चीज और लिख सकते हैं जहां पे लिखा है n लेमडा, वहीं पे नीचे कर लो, नीचे लिखिए दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। इवन मतलब क्या 2 4 6 8। ठीक, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, 8 नहीं है उसमें, केवल क्या इवन मतलब अगर पहला 2 रखा तो 2 लेमडा बाई 2 मतलब लेमडा हो गया, दूसरा 4 रखेंगे तो 4 लेमडा बाई 2 मतलब 2 लेमडा आ जाएगा, अगर आप 6 रखेंगे तो 3 लेमडा आ जाएगा। ठीक, उसमें लिखिए डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n-1 ब्रैकेट में इंटू लेमडा बाई 2। इसका मतलब हो गया वहां पे इवन क्या मल्टीपल था लेमडा बाई 2 का, यहाँ पे ऑड मल्टीपल होता है। लिखना चाहेंगे बोले दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। लिखाने बड़ा टाइम जाता है यार, लिखिए जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे। अभी पीछे आपको बताया a की वैल्यू a1 प्लस a2 की बराबर होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो डायरेक्टली सम होगा, सेम फेज में होंगे तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो वहां पे a1 माइनस a2 होगा और उस केस में मिनिमम मिलेगा। अगर बेटा दोनों a1 और a2 की वैल्यू सेम हो जाए तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो लिख लीजिएगा अगला पॉइंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव में है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मैक्सिमम तो कंस्ट्रक्टिव में जब लिखेंगे बेटा किसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब लिख रहे हैं तो a मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी ये a1 प्लस कितना
A2 के बराबर। यहीं पे लिख लेंगे इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0 मान लिया जाए। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में जो वेव है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो शो कर रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड आपस में बराबर हो, A1 और A2 कैसे हैं आपस में बराबर हो, और वो मान लो A0 के बराबर है, सपोज दैट A0 लिया, तो यहाँ पे A मैक्सिमम के जो वैल्यू मिलेगी इस केस में 2A0 के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और जब डिस्ट्रक्टिव की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे A की वैल्यू मिनिमम मिलेगा और ये वैल्यू A1 डिफरेंस A2 के बराबर, जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं, ठीक, बराबर होगा। और यहाँ पे लेंगे इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0 हो जाए, तो A मिनिमम की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, भाई दोनों में से सब दोनों इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में वैल्यू जो आपकी होती है वो 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब दिखा दो मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, तो 2A0 उसमें हो गया, उसकी जगह पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव एक लाइन लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव पहले लिख लीजिए, डिस्ट्रक्टिव का पॉइंट एक बार लिख लीजिएगा, लिखते वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्टिव में लिखी है, तो लिखिएगा रिजल्ट, डिस्ट्रक्टिव में लिखिएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी क्या, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मिनिमम। अब इन कहानियों पे पॉइंट बनाए गए हैं, क्वेश्चन इसीलिए लिखा रहे हैं, ठीक। विल बी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम जब होगा बेटा, जब डिस्ट्रक्टिव होगा, तो वहां वाला नोट कर लो। हो गया, लास्ट पॉइंट लिखिएगा और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस पे न्यूमेरिकल पूछे जाने वाला होता है बेटा, ठीक। लिखिएगा, बोले कॉन्स्टेंटिव में लिखना है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी at the point of observation will be maximum, resultant intensity at the point of observation will be maximum। resultant intensity at the point of observation will be maximum। तो I मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी बेटा वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक। उसी को हम लोग लगता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। तो टिक कर लीजिएगा, कलर पेन होगा, कलर पेन का यूज कर लीजिएगा। आई मैक्सिमम जो मिलेगा बेटा, ये जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और इसी का होल स्क्वायर के टर्म में जब लिखोगे तो आएगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा R करके, आई मैक्सिमम की वैल्यू अंडर रूट कितना, I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I1 स्क्वायर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते थे, तो इसका स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो I1 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो क्या I2 हो गया प्लस 2। अब ab होता था ना, तो ab का तो स्क्वायर हुआ नहीं, तो a की जगह p रख लिया, b की जगह p, तो रूट में आ गया, ठीक। और यहीं पे जब हम दिखा देते हैं कि अगर I1 और I2 दोनों आपस में बराबर हों, I1 और I2 क्या हों, बराबर हों, तो इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, चाहे I ले लो चाहे I0 ले लो, वहां A0 लिया तो यहाँ I0 ले लेते हैं, I0 हो बेटा, तो इस केस में जब रखोगे तो क्या आएगा जी,
आई मैक्सिमम की वैल्यू देखो, अरे भाई आई नॉट रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कितना 2 रूट आई नॉट और स्क्वायर अगर 2 2 जा 4 आई नॉट रूट आई नॉट का स्क्वायर करेंगे आई नॉट तो आ जाएगा 4 आई नॉट के बराबर होगा। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है बेटा तो रिजल्टेंट जो यानी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिलेगी वो 4 टाइम ऑफ इंडिविजुअल वेव के इंटेंसिटी का हो जाएगा। मतलब अगर दो वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी आपस में बराबर है और वो आपस में बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो जिन पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी किसी एक वेव की इंटेंसिटी का 4 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी 4 आई नॉट के क्या होता है आपका इक्वल हो जाता है। ठीक, दिखा दो, ठीक कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं खूब बेटा। ठीक, जल्दी करिए। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा बेटा तो इंटेंसिटी क्या होगा उस समय? मिनिमम। और जब मिनिमम होगा अगर दोनों के वेव की क्या है बराबर है तो उसके उसमें मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अलग अलग है तो दोनों के डिफरेंस के क्या होगा? रूट ऑफ डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, ये नोट कर लिया। देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मिनिमम। हो गया? विल बी क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है वो हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। वो कंडीशन हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जब मिनिमम लेंगे बेटा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई मिनिमम कितना आएगा? अब ऐसे इंडिविजुअली जैसे ऊपर लिखा है तो यहाँ पे रखेंगे बेटा तो आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1, यहाँ मत माइनस लगा लेना। ठीक, तो I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 हो जाएगा। और यही आर करके आप लिखोगे आई मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी इसको लिख सकते हैं I1 माइनस रूट कितना I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लेंगे अगर दोनों आपस में इंटेंसिटीज बराबर हैं, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना है? I नॉट है। तो बेटा ए दो बी दोनों सेम क्वांटिटी होंगी तो उनका डिफरेंस क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इस केस में यानी मिनिमम इंटेंसिटी 0 भी मिल सकती है। मिनिमम इंटेंसिटी आपकी 0 होगी अगर इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटीज आपस में सेम है। तो कब? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब। इतना समझ गए भैया? हाँ, तो क्वेश्चन अब और यहीं पे थोड़ा सा रेशियो लिख लीजिए। रेशियो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बाद एक क्वेश्चन कर लीजिए। जब हम लोग रेशियो पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, तो मैक्सिमम जब होगा तो I1 रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर अपान रूट I1 माइनस रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। या लिख लीजिए जिस टर्म में पूछा जाता है 2-3 टर्म में उसको कन्वर्ट करके पूछते हैं। तो लिखिएगा वैल्यू जब आपकी होगी बेटा जब हम लोग क्या मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालेंगे तो लिखिए द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, the ratio of maximum and minimum intensities are given by लिखिएगा आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम। आई मैक्सिमम अपान क्या लिखेंगे? आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा? तो लिखिए आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम। इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, खूब बनता है क्वेश्चन।
आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम। एक तो फार्मूला हम लोगों ने लिखा रूट I1 प्लस रूट I2 अपान रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर कर लिए। एक तो तरीका हमारा लिखने का ये है। अगर I1 I2 की वैल्यूज आपको दी गई हैं इंडिविजुअली तो इस फार्मूले को आप यूज कर लीजिएगा, वहां से रेशियो मिल जाएगा। दूसरा तरीका होता है बेटा कि अगर कभी कभी I1 I2 का रेशियो दे दिया जाता है, क्या दे देते हैं, I1 और I2 का रेशियो दे देते हैं। ठीक, केवल रेशियो दिया रहेगा, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं। जैसे इंडिविजुअल दिया है तो आप यहाँ रख लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगा उनका। लेकिन जब खाली रेशियो कर दिया कि मैक्सिमम पहले वेव की इंटेंसिटी अपान दूसरे वेव की इंटेंसिटी का रेशियो से कह दिया 4/3 है। ठीक, 4/3 है। कई बार इसी डाटा को यूज किया गया है, 4/3 है। तो वहां पे आपको क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब पहले वेव की इंटेंसिटी दूसरे वेव की इंटेंसिटी का रेशियो 4:3 क्या है, 3 है। तो उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो क्या होंगे भाई, अलग अलग तो दिया नहीं गया है। एक तरीका है इसको हम ब्रेक करके ओपन करके दो इक्वेशन बनाएं फिर उसको सॉल्व करें। दूसरा तरीका है डायरेक्ट फार्मूले में क्या करिए, रख दीजिए और वहां से आपको वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम इनका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, कि रूट I1 जैसे यहाँ लिखा रूट I1 रूट I2 अलग अलग दिया था तो ऐसे कर लिया। अगर दोनों अलग अलग नहीं दिया गया, उनका रेशियो दिया गया, तो लिखेंगे रूट I1 अपान रूट I1 अपान I2 रूट में ही प्लस 1 का अपान रूट I1 अपान I2 माइनस 1 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उस टर्म में जब लेते हैं तो हमें टाइम हमारा बच जाएगा बेटा। तो रूट I1 अपान I2 प्लस 1 ऊपर प्लस 1 नीचे रूट I1 अपान I2 माइनस 1 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ये तब हमें फार्मूला यूज करेंगे जब पहले वेव और दूसरे वेव के इंटेंसिटीज का रेशियो आपको दिया गया हो। तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बेटा इंटेंसिटी का रेशियो ध्यान रखना, रूट केवल I1 I2 पे है, 1 पे नहीं है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, पहले वेव और दूसरे वेव के रेशियो का अगर इंटेंसिटीज का रेशियो दिया गया है तो इस पे करिएगा। पहले वेव और दूसरे वेव पे इंडिविजुअली इंटेंसिटी दिया गया तो पहला वाला पार्ट करिएगा। और तीसरा होता है पहला और दूसरे का अगर एम्पलीट्यूड दिया गया हो तब क्या करेंगे, अगर पहले और दूसरे का एम्पलीट्यूड दिया गया हो बेटा तब इसी में हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर क्या होता है। ठीक, तो क्या आएगा A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दूसरा, ये अगर हमारे इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आपको दिए गए हैं तो। तीसरा का चौथा कंडीशन बनता है अगर एम्पलीट्यूड के रेशियो दिए गए हों, क्या जैसे इंटेंसिटी का रेशियो बोला, ऐसा अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है बेटा तो जो रूट है ना, रूट प्रोपोर्शनल टू A के हो जाएगा। तो इस केस में आ जाएगा A1 अपान A2 प्लस 1 अपान A1 अपान A2 माइनस 1। सिमिलर पैटर्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, याद रहेगा, कोई ऐसा टेढ़ा नहीं है भाई। I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है यार, उसी को हम लोग अलग अलग टर्म में, क्योंकि चारों टर्म में क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, तो इतने ही टर्म में बन सकता है। इंटेंसिटी पे जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इतने ही टर्म में आपके पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बनता है यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन होंगे तो। ठीक, तो एक तो डायरेक्ट दोनों के इंडिविजुअल इंटेंसिटी दिए गए हैं तो पहला रेशियो दिया गया है, दूसरा अगर उनके एम्पलीट्यूड दिए गए हैं, तीसरा एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है तो चौथा। ठीक, देखो जो क्वेश्चंस मेनली डिजाइन होते बेटा वो प्रोग्रेसिव वेव पे पूछे जाते हैं। एक आता है स्टेशनरी वेव, आपने सुना होगा स्टैंडिंग वेव। ठीक, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ठीक, और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के पैटर्न बहुत रेयर हैं। ठीक है, तो अभी साथ में बता देंगे, बहुत ज्यादा उसमें पुटअप नहीं होता है। अब इस पे क्वेश्चन कर लीजिए एक आध, देखिए इतना। The ratio of
द रेशियो ऑफ, ठीक है, लिखिएगा द रेशियो ऑफ amplitude up to interfering waves, ratio of amplitude up to interfering waves is 4:3, 4:3 लिखिएगा। then determine ratio of their maximum and minimum intensities, ratio of their maximum and minimum intensities, ratio of their maximum and minimum intensities, रेशियो ऑफ देयर में मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। तो उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा बेटा, वो हमें डिटरमाइन करना है। रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। एक लाइन का है, कर लीजिए। कितने लोग का बन गया बेटा? सीधे फॉर्मूला लिखना था कुछ। कौन यूज करें, लास्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला? लास्ट वाला। तो आई मैक्सिमम अपान क्या, आई मिनिमम का रेशियो हमें चाहिए था। वैल्यू है A1 कितना, 4/3, 4/3 - 1। पूरे का क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 × 3 + 4, तो ऊपर हो गया 7/3, नीचे आ गया 1/3 का होल स्क्वायर। ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 7/1 का स्क्वायर 49 कितना, 1। तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का जो रेशियो हो गया वो 49:1 हो गया। 49 क्या हो गया आपका, 1 के बराबर हो गया। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन जो आपने लिया है बेटा, दूसरा लिख लीजिएगा, सेकेंड। डिटरमाइन रेशियो ऑफ, नोट हो गया बेटा? दूसरा लिखिएगा, डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैक्सिमम to the minimum intensity, maxima to the minimum intensity of interfering waves, maxima to the minimum intensity of interfering waves whose views individual intensities are, whose individual मतलब अपना अलग-अलग, whose individual intensities are in the ratio of whose individual intensities are in the ratio of, in the क्या लिखा है बेटा, रेशियो ऑफ कितना, 9:4।
whose individual intensities are in the ratio of 9:4। जो इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटीज है बेटा उनका जो रेशियो है 9:4 का है, तो इनके इंटरफेरेंस से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी उसके रेशियो आपको निकालने हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा इनके इंटरफेरेंस से उनकी वैल्यूज आपको निकालनी है, मैक्सिमम टू द मिनिमम। हाँ जी 45। कितने लोग आ गए बेटा? और लोग जल्दी करो। जल्दी करो, सीधे फार्मूले में ही रखना है बेटा। आ गया जी? आया? कितना? अभी आ रहा है? जल्दी करो यार, इतना टाइम कहाँ एग्जाम में मिलेगा। अब फार्मूला सामने है उसके बाद इतना टाइम लगा रहे हैं, तो जब फार्मूला भी ढूंढना पड़ेगा तब कैसे बात बनेगी। चलिए देखिए, हम लोग का यहाँ पे था आपकी बार I1 और I2 का रेशियो 9:4 दिया है, 9:4 दिया ना। तो अब कौन फार्मूला यूज करें जी? I मैक्सिमा अपान क्या? I मिनिमा। यहाँ पे लिखेंगे किस वाले को? इस इक्वेशन का यूज करें, रूट I1 अपान I2 प्लस 1 अपान रूट I1 अपान I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपका है, ठीक। यहां से करेंगे I1 की वैल्यू कितना है? कितना? इसका रेशियो दिया था बेटा √9/4 माइनस 1 अपान प्लस 1 अपान 9/4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया 3/2 आएगा। रूट लेंगे, ऐसा ही डाटा दिया जाएगा जिसका रूट वगैरह आपको आसानी से मिल जाए। जब भी इस टाइप का दिया जाता है तब भी डाटा हमें ऐसा ही दिया जाएगा जिसका रूट आसानी से जहाँ जरूरत हो मिल जाए, निकल जाए आपका। तो ये आएगा 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, ऊपर हो गया 5/2 और ये हो गया 2 1 जा 2 1/2, तो ऊपर हो गया 5/2, 2 2 कट जाएगा तो 5 कितना बेटा 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 कितना 1। तो रेशियो आपका आ गया I मैक्सिमा अपान I मिनिमा इक्वल टू 25/1। ये आया था। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा। इस टाइप पे क्वेश्चंस आपको डिजाइन किया जाता है, या तो एम्पलीट्यूड देंगे या तो इंटेंसिटी दे देंगे, ठीक है। जो भी रहेगा इन्हीं फार्मूले के बेस से बनता है फिलहाल, ठीक। कोई क्वेश्चन है? तो लगा डालिएगा, बहुत क्वेश्चन डाउट में, बहुत जल्दी बताइए। अभी जो पढ़ लिए हैं उसी पे है कि अभी आगे वाले पे? आगे वाले तब पूछिए, आगे वाले पर तो पढ़ा देंगे तब नहीं लगेगा, तब पूछिएगा। हाँ
ढूंढोगे यार, रेडीमेड रखा करो तुरंत फिर। कौन सा एम्पलीट्यूड दिया था एट इक्वल टू ए पे पूछा था, तो वाई डिस्प्लेसमेंट था। फिर सेकंड केस दिया ए इक्वल टू a/3, वाई डिस्प्लेसमेंट है दिया, काइनेटिक एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो a/3 और a पे दोनों का रेशियो 9:8, लेकिन 9:1 आ रहा है उसका। क्या किया आपने? टोटल एनर्जी आप एम स्क्वायर स्क्वायर और दूसरा आप ये होगा इसका भी, इसका माइनस a/3 का होल स्क्वायर। पहले क्या था? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन से फोन में ले क्वेश्चन आइए, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा ना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है और ये वहाँ पे मोमिया स्क्वायर दिस, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। 2/3 बचा यहाँ पे तब। ये 1a/4 था कि a/2 है? a/3 था। इसका बाय 9 ये माइनस इसका माइनस इसका बाय 9 3 ये हो गया 9 9 9 8 8/9। तो इसको कहाँ सिंप्लीफाई किया? ऊपर वाला आया था, आप काट दिया है। या ओमेगा स्क्वायर जब आप काट दिया तो यहाँ 2 कहाँ से लाए हो? बहुत अच्छे डाउन कहाँ, ये कहाँ से लाए हो? ये तो क्वेश्चन देना, ये तो क्वेश्चन हमारे भेज देना, ठीक। या तो क्वेश्चन ले आओ, तो फिर ऐसे तो गड़बड़ होगा। भेज दीजिएगा फिर हम आपको भेज देंगे। चलो देखो बेटा, जो डाउट रहा करे बेटा, वैसे तुरंत इमीडिएट नहीं आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा सही नहीं रहता। जब फुर्सत में होंगे तब फिर भेज देंगे, या तो समझा देंगे क्लास में ही, अगर कम टाइम में समझने वाला होगा, ठीक है। तो उस केस में, क्योंकि ऐसे बिना क्वेश्चन का पता आप कुछ और हो और आप कुछ और बता रहे हैं, तो फिर वो बातें टाइम खाली किल होंगी। तो लिखिएगा थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, बहुत कुछ उस पर नहीं पुटअप होता है, बट लिख लीजिएगा। स्टेशनरी वेव्स, हेडिंग करिए STATIONARY, स्टेशनरी वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स आर स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स आर क्या? स्टैंडिंग वेव्स। अब लिख लीजिए, तब फिर आप समझिए, क्योंकि वैसे अभी बिना पढ़े जानेंगे नहीं। तो फिर लिखिए, अगर बेटा दो वेव का सेट है जिनके क्या हो रहे हैं, जो उनका सेम क्या हो, आपका जो वेवलेंथ, यानी कि अगर दो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका प्रोपोगेशन आपका हो रहा है सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड हो, सेम क्या फ्रीक्वेंसी हो। ऐसे अगर आपका प्रोपोगेशन हो रहा है, सेम वेवलेंथ है, तो उस कंडीशन में एक ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 मिलती है। जिन पॉइंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 मिलता है, उसी को हम लोग ऐसे वेव जो प्रोपोगेट होंगे उसे हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। यानी अगर उनके प्रोपोगेशन जैसे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ऐसे समझ लो। एक वेव है ये, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा वेव है जितना इसका है उतना ही इसका है बेटा, सब कुछ सेम सेम, बट फेज कैसा है, अपोजिट है। जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको स्टेशनरी फील होगा। कैसा फीलिंग होगी, स्टेशनरी फील होगी, ठीक। तो ऐसे वाले वेव को हम लोग टर्म देते हैं क्या, स्टेशनरी वेव्स कह लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फिलहाल, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा। कुछ लिखा नहीं, हेडिंग क्या है, स्टेशनरी वेव, ऐसे को स्टैंडिंग वेव भी बोलते बेटा, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव कह लेते हैं। लिखिएगा, when two sets of progressive waves, when two sets of progressive waves train of same progressive wave trains of same type का मतलब आइदर बोथ लॉन्गिट्यूडनल और बोथ क्या ट्रांसवर्स, सेम नेचर का होना चाहिए। सेम टाइप ब्रैकेट में चाहे लिख लो, आइदर बोथ लॉन्गिट्यूडनल
आइदर बोथ लॉन्गिट्यूडनल आर बोथ ट्रांसवर्स, चाहे दोनों बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर के हों चाहे दोनों कैसे हों ट्रांसवर्स नेचर के हो, आइदर बोथ लॉन्गिट्यूडनल आर बोथ ट्रांसवर्स हैविंग सेम, अब यहाँ से कलर अगर चेंज कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा अगर आपके पास अवेलेबल है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड कमा सेम टाइम पीरियड कमा सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ traveling with same speed along the same straight line, आगे लिखिएगा in opposite direction अंडरलाइन कर लेना, इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हो गया फेज 180, एक इधर दूसरा इधर, अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज जैसे भी बनाया था ना, दोनों का सबको सेम अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक, तो सुपर इम्पोज देखिए, ये न्यू सेट ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, a new set of waves are formed, देखिए these are called stationary waves or standing waves, these are called stationary waves or standing waves, स्टेशनरी वेव्स आर क्या कहलाएगा बेटा स्टैंडिंग वेव, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेट क्या होगा एम्पलीट्यूड, जैसे अभी आपको दिखाया एक हमारा कैसा था पॉजिटिव में उतना ही दूसरा वाला नेगेटिव में है, तो दोनों का नेट क्या होगा एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, तो ऐसे वाले वेव्स अगर इनके कॉम्बिनेशन से बनाएंगे ना तो नेट एम्पलीट्यूड की वैल्यू बेटा 0 मिलेगी, तो ऐसे वेव जो हमारे डिजाइन होते हैं, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन से उसी को हम लोग टर्म देते हैं स्टेशनरी वेव, क्या बोलेंगे उसे स्टेशनरी वेव बोलेंगे, ठीक, यानी प्रोपोगेशन तो होगा बट आपको उसके एम्पलीट्यूड वगैरह क्या रहेंगे 0 रहेंगे, ठीक, तो उसी को टर्म देते हैं बेटा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, these waves are formed only in bounded medium, these waves are formed only in bounded medium, ये वेव केवल हमारे किस में बनते बेटा बाउंडेड मीडियम में बनेंगे, these waves are formed only in बाउंडेड मीडियम, ठीक, मतलब ऐसे ओपन मीडियम में नहीं होगा, ठीक, अगर बाउंडेड है तभी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक, बाउंडेड मीडियम, ठीक, तो पूछा जाता है कि स्टेशनरी वेव्स आर ऑब्जर्व इन एनी मीडियम बाउंडेड मीडियम बोथ नन, तो उस केस में बाउंडेड मीडियम में केवल हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, स्टेशनरी वेव्स is formed when a stationary wave is formed when a wave train is reflected at a boundary, वेव ट्रेन जो वेव गई, ठीक, उसे वेव ट्रेन is reflected at a boundary and incident and reflected waves then interfere to produce stationary wave, इंटरफियर टू प्रोड्यूस क्या स्टेशनरी बेटा वेव, जैसे मान लो इधर से गई स्ट्रिंग में वाइब्रेशन, इधर से टकरा के फिर वापस आ रही है, तो जो इनकमिंग था जो आउटगोइंग था दोनों अगर आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो वहां से स्टेशनरी वेव का क्या होगा
फॉर्मेशन आपका होता है, ठीक। या दो ऐसे सोर्सेज डिजाइन किए जाएं जहां पे दोनों के क्या एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या मिलेगा, स्टेशनरी वेव्स मिलेगा। तो इस तरह से हमारा स्टेशनरी वेव का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वैसे बहुत चीजें इसमें और कुछ बहुत पुटअप होता नहीं है। हाँ जी, लेजर लाइट से उसके बाद तो अगर एंगल पे मानेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एक सेम साइड में चलेगा नहीं। लेकिन अगर सीधे पे मारो तो सीधे ब्लॉक है तो बन सकता है नहीं तो वो जो आपके लाइट मारेंगे वो लाइट वाला स्टेशन वो क्या होगा, हमारा जो वेव वहां पे ट्रांसमिशन आपका हो रहा है, ठीक। तो जब हम लोग जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कराते हैं, लाइट के लिए हमें किसी मीडियम की नीड नहीं होती है, वहां पे किसी मीडियम की हमें नीड नहीं होती, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी हमारी वेरी करती है, इसीलिए हम लोग यहाँ साउंड, हाँ साउंड यहाँ से बोलिए और टकराने के बाद फिर लौट के आए, ठीक। तो वहां पे हाँ, वहां पे हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेगा तो वहां पे ऑब्जर्वेशन हो सकता है। जैसे सबसे बढ़िया होता है ना स्ट्रिंग है, जैसे धागे को इधर उधर बांध दो बेटा, और अगर इतना सफिशिएंट उसमें वाइब्रेशन डेवलप किया जाए कि इधर से वेव्स जाए, टकराने के बाद फिर से क्या हो, रिफ्लेक्ट बैक हो। या टब में पानी भर लो, एक पत्थर गिराओ, लेकिन वहां पे क्या होता है, चूंकि हमारा विस्कस मीडियम होता तो इंटेंसिटी घटती जाती है। अदरवाइज अगर वो आइडियल होता, आइडियल लिक्विड होता और आप एक क्या करते वहां ड्रॉप करते, वेव जनरेट करते, तो जाता कहां तक, एंड तक, और एंड से टकरा के फिर वापस क्या होता, लौट के आता। तो इस टाइप का जो कंडीशन जहां राइज की जा सकती है आइडियल कंडीशन में, ये सब आइडियलिटी के लिए कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में वहां पे जो वेव जनरेट होगा बेटा वो हमारा स्टेशनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेशनरी कहलाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। स्टेशनरी वेव कैसे होंगे, यहाँ पे इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब इसकी कहानी भी कहिए तो बताएं, बहुत इस पे पुटअप होता नहीं है। हाँ टाइम हो गया है, घड़ी बड़ी फास्ट रहती है यार, हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपका हो गया बेटा। यहाँ से स्टेशनरी वेव का कैसे रिफ्लेक्टेड होगा, कैसे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो थोड़ा सा पढ़ आइएगा, बहुत इस पे पुटअप और ऐसा है नहीं। तो जो आगे पूछा जाने वाला है, ठीक, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स वगैरह क्या बनते हैं, नोट्स एंटी नोट्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो कैसे होता है क्या होता है, वहां से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा लिखा देंगे क्योंकि इसके बेस पे हमारा नोड वगैरह भी डिस्कस करना होगा। जब स्ट्रिंग कॉलम में हम लोग या एयर कॉलम में बात करेंगे तो उसके इसमें नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन इसी के बेस पे डिस्कस किया जाता है। तो आप कल पढ़ के आएंगे नोड, लेकिन कल तो केमिस्ट्री वगैरह होगा, कल केमिस्ट्री और बायोलॉजी शायद है, ठीक। अरे मैंने दोस्ती थोड़ी पढ़ा देंगे यार, जो शेड्यूल होगा उससे क्या नहीं चलेगा ना, ठीक। तो उसके इसमें क्या है कि कल अगला जो भी लेक्चर होगा इस पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। और जो हमारा स्ट्रिंग कॉलम, एयर कॉलम और स्ट्रिंग में वेव्स, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, नोड एंटी नोड की कंडीशंस क्या होंगी, वो सारी चीजों के बेस पे आपके क्वेश्चंस वहां से भी डिजाइन होते हैं। तो थोड़ा पढ़ आइएगा क्योंकि ये चीजें बोर्ड वगैरह में थोड़ा बड़ा लाइटली पढ़ाया जाता है या तो छोड़ दिया जाता है, तब तक क्या फर्स्ट ईयर पास हो जाते हैं आप लोग जब तक ये कहानी आती है। तो जो लोग पढ़े होंगे अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है और जो भी है भूल गया होगा, तो एक बार रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बेस पे जो है नेक्स्ट इस पे जो कंडीशन बची हुई है वो हो जाएगा, या मेरे का एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लंबा पोर्शन था इसीलिए इसे बाद में पढ़ाया जाता था, क्योंकि पूछा जो जाता है उससे रिगार्डिंग थोड़ा सा, ठीक। चलिए सब कुछ कर लो।